हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनदीप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी का सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो और आने वाले एग्जाम्स भी ऐसे ही बहुत अच्छे जाएं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। पर्सनालिटी पर्सनालिटी लेटिन वर्ड पर्सोना से बना है जिसका मतलब होता है नकाब या मुखौटा यानी मास्क। जब हम लोग नाटक देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्सनालिटी का जो किरदार अदा करता है तो वो मास्क पहनता है उसी पर्सनालिटी का। तो क्या होता है, वो नकाब पहनकर उसकी पर्सनालिटी शो करता है। बेसिकली जो पर्सनालिटी होती है वो ऊपरी हाव भाव व उसके पहनावे से लिया जाता है। जो पर्सन पहन रहा है तो उसको हम जज करते हैं उसकी पर्सनालिटी के बेसिस। कह सकते हैं ये दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है पर्सनालिटी को। जो पर्सनालिटी होती है ना वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्या होता है मेंटली में, क्या आता है मेंटली में आता है हमारा जो पर्सनालिटी होती है। मेंटली में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। वो हमारा इंटेलेक्चुअल कैसे होता है, संवेगों को यानी इमोशंस को, वो अपनी हैबिट्स को, वो अपने चरित्र को यानी करेक्टर को कैसे इनहांस करता है, कैसे डिस्क्राइब करता है, विच इज कॉल्ड पर्सनालिटी। फिजिकली उसका चलना, पर्सन का चलना, फिजिकली अपेयर होना, इन सब टर्म्स को देखकर एक क्या कहते हैं, पर्सनालिटी को हम जज करते हैं। और एक पॉइंट और है कि जो पर्सनालिटी होती है ना, पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। ऐसा है कि ये बात सच है कि पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनालिटी को देखूं, अपनी पर्सनालिटी को लूं, तो जो मैं आज हूँ वो मैं 10 साल पहले या 5 साल पहले वैसे सेम नहीं हूँ। अब मैं उससे डिफरेंट हूँ। अब मेरी पर्सनालिटी में चेंजेस आ गए हैं, या अब मेरे पहले की परसेप्शंस बहुत अलग थी, अब की परसेप्शंस बहुत अलग है। अब पहले मेरे को नहीं समझ आता था लोगों का बिहेवियर, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर उनके प्रति रखती हूँ। जैसे वो मेरे साथ बिहेव करते हैं वैसे मैं उनके साथ बिहेव करती हूँ। तो विच इज़ कॉल्ड मेरी पर्सनालिटी अब चेंज हो गई है। तो क्या है, पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं। आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन ऑटोमेटिक वो आते हैं। आपने डीएसएस भी क्लियर किया और आपकी जॉब आपको मिल गई। तो क्या आपका जो बिहेव है या आपकी जो पर्सनालिटी है, क्या वो पहले जैसी रहेगी? पहले आप ईमानदार थे, लेकिन जॉब के बाद आपकी जो ईमानदारी है ना उसमें कहीं ना कहीं फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो ईमानदारी है ना वो पहले जैसी नहीं रहेगी, जॉब के बाद वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो क्या है, पर्सनालिटी कैन चेंजेस। पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, बार बार चेंज होती रहती है, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। हर पर्सन हर सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हर पर्सन की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी बहन है तो हम दोनों की पर्सनालिटी सेम होगी। नो, हम दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग होगी। सपोज मैं सॉफ्ट हूँ, वो हार्श है, या वो सॉफ्ट है, मैं हार्श हूँ, बट हमारी पर्सनालिटी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि वो मेरी बहन है तो वो सेम होगी, नहीं। ठीक है, सबकी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। कि कुछ पर्सनालिटीज के कुछ डेफिनेशंस हैं। ये वाले जो डेफिनेशंस हैं हमें ऑलपॉट ने दिए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द individual of those psychological system that determines his unique adjustment to his environment। अब देखो, पर्सनालिटी की बात आए और हमारे सिगमंड फ्राइड जी ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, नाइंसाफी हो जाएगी। सिगमंड फ्राइड जी ने हमें क्या दिया, अपना मनोविश्लेषणवाद दिया, साइकोडायनामिक स्कूल दिया। एक्चुअली जो सिगमंड फ्राइड थे वो थे तो डॉक्टर थे, तो ऑब्वियसली पेशेंट तो आएंगे। तो वो पेशेंट आते थे, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते थे जिनको फिजिकली कोई दिक्कत थी नहीं, उनको थी मेंटली दिक्कत। यानी सपोज मन में या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी उनके, तो वो परेशान रहते थे। तो सिगमंड फ्राइड जी ने क्या किया, हिप्नोटाइज किया उनको, उनकी बातें सुनी, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझे। तो उन्होंने क्या निकाला फिर, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड अहम और पर अहम। जो इड होता है वो हमको प्रोवाइड करता है प्लेजर। ईगो हमें क्या प्रोवाइड करती है, रियलिटी। एंड सुपर ईगो परा अहम मोरालिटी। देखो, जो प्लेजर होता है ना, ये जो इड भाई साहब है ना, जब हम लोग पैदा होते हैं ना तो हमारे अंदर इड जी
ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं कि मैं हूँ। इसका क्या है काम है, हमारे इट जी का काम है हमारे बेसिक सी जो डिजायर्स हैं उनको देखना, उनको मांगते जाना। दमित इच्छाओं, जो दबी हुई मन में इच्छाएं है ना, उनको उभर उभर कर लेकर आना। ये इट जी है, ये किसी भी तरह का तनाव बिल्कुल भी नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते भाई। तनाव नहीं चाहिए इनको, इनको बिना ऑब्स्ट्रैकल के, बिना वेट किए जो इनको चाहिए वो इनको ऑन द स्पॉट चाहिए। मैं एग्जांपल भी दूंगी आपको। ऑन द स्पॉट चाहिए, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको ऑन द स्पॉट चाहिए। अगर मेरी इच्छा है कि अगला बंदा आइसक्रीम खा रहा है तो ये इट जी ऐसे कहेंगे, छीन ले बेटा, खा ले, छीनो आइसक्रीम, छीनो और खा जाओ। इतने शैतान है ये इट जी। ये काम करते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, आ गया ईगो। ईगो अहम, ये बेचारा क्या है, रियलिटी में वर्क करता है, रियल सिचुएशन के साथ बेचारा तालमेल बिठाता है, तालमेल बिठाता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, चॉकलेट की हो रही है क्रेविंग। अब इड तो कहेगा कि छीन के खा ले। ठीक है, अब ईगो क्या कहेगा, मेरा अपनी चॉकलेट लेके आऊंगी तो आराम से खाऊंगी, ऐसे नहीं छीनते किसी से, नो, गलत है ये। ठीक है, तो ये क्या बिठाता है, रियलिटी से तालमेल बिठाता जाता है हमारे लिए। अब आएंगे हमारे सुपर ईगो, पर अहम, मोरालिटी। सुपर ईगो हमेशा मोरालिटी शो करता है। ठीक है, मोरालिटी क्या होगा कि सुपर ईगो बात करेगा संस्कार की, कल्चर की, एथिक्स, अपनी एथिक्स की बात करेगा, ह्यूमैनिटी की बात करता है सुपर ईगो, ह्यूमैनिटी की, सोशली बात करेगा, समाज को देखकर, सोचकर, समझकर। ठीक है, नेशनल हितों के बारे में सोचेगा अपने, और व्यक्ति को त्याग करने के लिए तत्पर कर देता है सुपर ईगो। जैसे मान लो एक बच्चे ने एक बच्चे का कुकी खा लिया। ठीक है, एक बच्चे ने एक बच्चे का कुकी खा लिया, और क्या खाने के बाद ना सुपर ईगो उसको बार बार पोक करेगी, भाई तूने गलत कर दिया, उसकी कुकी खा ली बिना पूछे, गलत हो गया तेरे से, यू डिड रॉन्ग, ओ भाई तूने गलत कर दिया भाई, गलत है ये। ठीक है, तो सुपर ईगो उसको क्या कर रही है, फील करा रही है बार बार उसको काम की तूने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, तूने उससे बिना पूछे उसकी कुकी खा ली। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कुछ खाने का पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लग रही है और उसको उस खाने को चोरी करने का मन कर रहा है कि मैं चोरी कर लेता हूँ, उसमें खा लेता हूँ। इड जी तो कहेंगे हमारे, इड देवता कहेंगे खाओ, क्यों नहीं खाते, उठाओ खाओ। सुपर ईगो कहेगा नहीं यार, उसका है ये, बिना पूछे कैसे खा लूँ मैं किसी इंसान का खाना। सुपर ईगो उसको रॉन्ग बताएगा कि नहीं भाई गलत कर रहा है, भाई तू गलत कर रहा है। ठीक है, तो जो इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाता है ना, वो है हमारा अहम, यानी ईगो। ईगो क्या करता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, इसको बताएगा इसका काम, इसको बताएगा इसका काम, यानी तालमेल बिठाएगा। जैसे आइसक्रीम वाला है, ठीक है, एक बंदा आइसक्रीम खा रहा है, ईगो कहेगा, इड कहेगा कि ले ले, और सुपर ईगो कहेगा नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसे किसी की नहीं उठा सकते। ईगो कहेगा खुद के पैसों से लेंगे और खुद खाएंगे। तो क्या हो गया, ईगो ने इन दोनों को बैलेंस कर कर चलता है। ये था सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। अब हमारे सिगमंड फ्राइड जी ने सम डिफेंस मैकेनिज्म दिए। रिप्रेशन यानी दमन। इन रिप्रेशन द पर्सन सप्रेसेस एंटी सोशल एंड इमोरल डिजायर। अब दमन में क्या होता है, दमन में ना बच्चा एंटी सोशल होता है या असामाजिक चीजें होती हैं। ठीक है, या अनैतिक इच्छाओं को दबा देता है, अपनी थॉट्स को बच्चा दबा देता है, जो कि एंटी सोशल हो या इमोरल डिजायर्स हो, तो वो बच्चा दमन के रास्ते से या रिप्रेशन से उसको दबाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वी हैव रैशनलाइजेशन, यानी तार्कीकरण। A person gives up his unreasonable desire by giving a logical explanation of his desire. रिड्यूस करता है अपनी एंजाइटी को लॉजिकल रीजंस देकर, अपने इलॉजिकल या अनरीजनेबल डिजायर्स को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देकर क्या करता है, अपनी एंजाइटी को यानी अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, कम करता है। कैसे करता है कि सपोज करो, मान लो मेरे को एक कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, मैंने उस कॉलेज के लिए अपना जो भी मार्क्स वार्क्स होते हैं देखे कि हाँ भाई मेरे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, तो मेरे को किसी इस रीज़न से वो कॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे उससे नीचे कॉलेज मिल गया, उसके नीचे का जो कॉलेज मुझे इतना पसंद भी नहीं था। ठीक है, तो मेरे को वो वाला कॉलेज मिल गया जो मुझे नहीं पसंद था। अब मैं क्या करूँगी, रैशनलाइजेशन करूँगी कि यार अच्छा वो उसने
कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, मुझे तो यही वाला पसंद है, इसमें तो कम कंपटीशन होगा और मोर वेलकमिंग कॉलेज भी है, जो अच्छे से लेस कंपटीशन के साथ साथ मोर वेलकमिंग भी है। तो अंदर से तो पता है ना भाई, तेरा नंबर नहीं आया इसीलिए तेरे को वो नहीं मिला, लेकिन अब क्या करना है, अब दुखी थोड़ी होना उस चीज को लेकर। तो अब मैं अनलॉजिकल से रीजन दे रही हूँ खुद को और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इस वजह से नहीं आया, कोई बात नहीं। और क्या कहते हैं, अब तो जो मैं कॉलेज में जा रही हूँ वो तो बहुत अच्छा भी है, और साथ में क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन भी कम हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन करता है बच्चा। नेक्स्ट वी हैव रेग्रेशन यानी प्रतिगमन। अंडर दिस पीपल एक्सप्रेस देयर एंजाइटी बाय रिटर्निंग टू देयर चाइल्डहुड बिहेवियर। जो लोग होते हैं ना, अपनी जो प्रॉब्लम्स को या अपनी एंजाइटी को ना बच्चा बनकर एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, बच्चों जैसा बिहेव कर कर अपनी एंजाइटी को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। स्कूल गोइंग बच्चा है, वो स्ट्रेस्ड है तो क्या कर देगा, बेड वेट कर देगा। ये काम तो छोटे बच्चों का होता है बिल्कुल, ठीक है ना, पर वो क्या कर देगा, बेड वेटिंग कर देगा, थम सकिंग करेगा। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। इन दिस द पर्सन सीज हिज सुपर इम्पोजेस शैडो ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर। इसमें सीधी सीधी बात है, अपनी जो इच्छाएं होती हैं बच्चा को पूरी नहीं होने पर, बच्चे की कामयाबी नहीं होने पर बच्चा ना अपनी जो गलती होती है वो दूसरों पर डाल देता है। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्शन, कि अपनी गलती दूसरों पर डाल देना, विच इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। जैसे मान लो बच्चा फेल हो गया, मैम ने ढंग से नहीं पढ़ाया इसलिए बच्चा फेल हो गया, बच्चा क्या करेगा, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, यानी जो बच्चे ने तो खुद तो पढ़ा नहीं लेकिन मैम पे डाल दिया कि भाई मैम ने नहीं पढ़ाया ढंग से। दूसरा बच्चा क्या करेगा, मान लो क्वेश्चंस पे आ जाएगा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, दूसरा बच्चा क्या कर देगा, अपनी मिस्टेक्स को क्या कर देगा, दूसरे पे डाल देगा कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, मेरी गलती नहीं है, मैं पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो डजेंट मैटर, लेकिन क्या था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। अरे भाई पढ़ेगा तो पता चलेगा ना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे कि नहीं थे। तो क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया, बस अपनी गलती थी माननी नहीं है, दूसरों पे डाल दो, खत्म। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इन दिस द पर्सन ट्राइज टू फुलफिल हिज विश बाय चेंजिंग इट इनटू अनदर फॉर्म। इसमें क्या होता है, अपनी जो इच्छा होती है बच्चे की वो चेंज करता है दूसरे फॉर्म में। जैसे मान लो रिजल्ट आया, एक बच्चा फेल हो गया, रिजल्ट आया बच्चा फेल हो गया, अब वो क्या करेगा, वो खेलने कूदने लग जाएगा। खेलने कूदने से क्या हो जाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा अपने रिजल्ट से और वो भूलने की कोशिश करता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, यानी बिजी हो जाना, इतना बिजी हो जाना कि आप जिस चीज़ से परेशान हो या उस चीज़ को, जो चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है उसको बिल्कुल माइंड से निकाल देना। फ्राइड ने यौन व्यवहार के विशेष महत्व को भी माना और इसे लिबिडो कहा। यौन व्यवहार को क्या कहा, लिबिडो कहा। और लिबिडो में ही जो पहली स्टेज है वो है ओरल स्टेज, जो कि आती है हमारी 0 से 2 ईयर्स में। इसमें जो बच्चा है जो सेक्सुअल प्लेजर फील करता है वो किससे करता है, फ्रॉम माउथ, माउथ से निगलना, सक करना, कटिंग करना, टीथ से कटिंग करना, ठीक है। इन सब से क्या मिलता है, इसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। एनल स्टेज में आती है 2 to 4 ईयर्स में। एनल स्टेज में बच्चा मल मूत्र को त्यागता है जब, तब वो सेक्सुअल प्लेजर फील करता है। थर्ड इज फेलिक स्टेज, जो 5 and 6 ईयर्स में होती है। इसमें जो बॉय होता है उसके अंदर एक ग्रंथि पैदा होती है, हॉर्मोन्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, ऑडिपस। इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इसमें जो बॉय होता है उसका जो आकर्षण होता है वो अपनी मदर के प्रति ज्यादा होता है। एंड गर्ल होती है उसके लिए आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो गर्ल होती है वो किसके प्रति आकर्षक होती है, अपने फादर के प्रति आकर्षक। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लेटेंसी स्टेज, ये आती है 6 से 7 ईयर्स टू 12 ईयर्स। इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल प्लेजर होता है ना वो निष्क्रिय हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है। बच्चा क्या क्या करता है, बच्चा ध्यान देता है एक्टिविटीज में, पेंटिंग्स, एजुकेशन, म्यूजिक, इन सब में ध्यान देता है और इन सब से ही उसकी लैंगिक इच्छाएं जो होती है, सेक्सुअल जो इच्छाएं होती है इन सब में ही पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है जेनिटल स्टेज, ये आता है 13 ईयर एंड अबव। इसमें क्या होता है, बच्चा एडल्ट एज में आता है। जेनिटल स्टेज 13 ईयर्स एंड अबव में आती है, उसमें एडल्ट एज में आ जाता है बच्चा। सेक्सुअल प्लेजर सेक्सुअल तरीके से ही लेता है वो, ठीक है, ले सकता है जो अबव में आता है। और इसके अंदर हार्मोन्स बहुत चेंजेस होते हैं बच्चे के। तो ये सब कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई गई हैं फ्राइड के थ्रू। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम।